इकोनॉमिक्स 2022 का जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे छोटा तो नहीं, थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2022 का जो क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा डिफर आया हुआ है प्रीवियसली जो क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हटा लिए गए थे और कुछ कुछ का आंसर हम आपको देंगे जो 2022 में मेनली आपका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स और आपका ट्रू फॉल्स वाला होता है। तो अगर आपने एग्जाम दिया है 2022 का और अगर आप 2023-24 में भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि आप ये समझ देख जाओगे कि हाँ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। पार्ट ए एंड पार्ट बी दो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो पहले हम लोग पार्ट ए का देख लेते हैं कि पार्ट ए में किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो पार्ट ए में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 60 मार्क्स का रहता है आपका इकोनॉमिक्स का। देखिए यहाँ पार्ट ए लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पार्ट ए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको पहले ही दे दिया गया है कि 3 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। एक होगा बांग्ला मीडियम में, एक होगा बांग्ला मीडियम में जो कि पेज नंबर 2 से लेकर 4 तक है। उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम जो कि 5 से लेकर 7 नंबर पेज तक होगा, और हिंदी मीडियम के लिए 8 नंबर पेज से लेकर 11 नंबर पेज तक होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें हैं, जान लीजिए आपके लिए कि जो एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने तो मिस कर दिया या फिर पढ़े ही होंगे। देखिए, आपका स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये आपको करना है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, एकदम टू द पॉइंट लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। दूसरा, आपका मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तो होना ही है। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे या फिर बैड हैंड राइटिंग होगा तो उसके लिए भी मार्क्स कटेगा आपका। और तीसरा आपका हो गया फिगर्स इन द मार्जिन। जो आप पेपर लिखते हो, पेपर में क्या है ना कि दोनों साइड में आपको मार्जिन देना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो मार्जिन देख के अगर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये तो हो गया आपका इसका। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले आपका बांग्ला मीडियम में क्वेश्चन है, तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो मैं बांग्ला वाला सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई बांग्ला मीडियम के स्टूडेंट है तो वो केवल देख लीजिए, यहाँ पे इसका डिस्कशन में इंग्लिश मीडियम में कर लूंगा। ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। सेकंड, आपका ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, आपका बांग्ला मीडियम में है, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पेज भी आपका बांग्ला मीडियम से है, ये आपका चौथा नंबर पेज खत्म हुआ और पांचवा से आपका इंग्लिश मीडियम स्टार्ट होता है। तो ये करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, वैसे मैं आपको आंसर तो यहाँ नहीं बताऊंगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो प्रीवियसली 2015, 16, 17, 18 और 19 में जो क्वेश्चन आया होगा उससे थोड़ा डिफर करके क्वेश्चन आया है, और हर साल कुछ ना कुछ तो बदलता है, कुछ ना कुछ उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म डिजायर फॉर अ कम्युनिटी इनटू डिमांड। ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता था, नॉर्मली आता था, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ पावर, आपको कौन सी पावर चाहिए जो कि किसी भी डिजायर को आपको डिमांड में कन्वर्ट कर दे। तो डिजायर हम लोग करते हैं तो एबिलिटी टू परचेस, ये जो एबिलिटी टू परचेस है ना, 3 होते हैं हमारे। तो एबिलिटी मतलब पहले तो हम लोग वांट करेंगे, डिजायर करेंगे, फिर हम लोग एबिलिटी टू परचेस करेंगे, एबिलिटी टू स्पेंड भी करेंगे। तो उसमें एबिलिटी टू पावर या परचेसिंग पावर जो है वही डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, परचेसिंग पावर। मेंशन एनी टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिमांड। अब ये तो हमने नोट्स में दे ही दिया था कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं 2 बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे हैं तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग आंसर पे नहीं आएंगे उतना। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली है क्वेश्चन। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ प्राइस इफेक्ट, ये आपको जो वर्ड आया है ये प्राइस इफेक्ट शायद आपके लिए नया हो। ये प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट नॉर्मल था, जो कि आपका जो अफेक्ट करता है किसी डिमांड को, उसमें प्राइस इफेक्ट भी था। प्राइस इफेक्ट क्या है, तो उसमें कंपोनेंट क्या क्या होंगे, तो जिससे प्राइस को ऊपर नीचे होने से उसका डिमांड भी डिफर करता है। सब्स्टिट्यूशन, पहला तो कंपोनेंट जाएगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई अगर दो वस्तु है जो एक ही जैसा काम करता है पर अलग अलग है, तो एक का दाम बढ़ने से दूसरे पे डिमांड असर पड़ता है और एक का घटने से दूसरे पे असर पड़ता है, यानी इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और दूसरा हो गया आपका इनकम इफेक्ट। जो इनकम कोई व्यक्ति है जो ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा से अगर वो और ज्यादा कमाने लगे, मतलब कम कमा रहा है ज्यादा कमाने लगे, तो उससे प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है, 2 कंपोनेंट हो गया। उसके बाद में देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दैट डिमांड इज इलास्टिक। कौन सा गुड जो होता है, सामान होता है जो इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक ज्यादा होता है। देखिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी वाली चीज होती है हमारे लिए, जो बहुत इसेंशियल वाली होती है, वो इलास्टिक ज्यादा होता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? जो इसे जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, मेडिसिन पकड़ लेते हैं। मेडिसिन जो है हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्या वो इलास्टिक होगा?
नहीं होगा, क्योंकि वो कम इलास्टिक होगा, क्योंकि चाहे जितना भी दाम बढ़ जाए हम उसको खरीदेंगे ही। जितना कम ज्वेलरी वाली होती है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो वही चीज आप लिखना है, इन इसेंशियल गुड्स इम्पैक्ट मोर इलास्टिसिटी ऑन कंज्यूमर, ठीक है। ये हो गया। व्हाट इज मीन बाय परफेक्टली इनइलास्टिक, तो आंसर दिया हुआ था, तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये जितना भी मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, जो दिया था नोट्स उसमें से है यहाँ पर, तो उस पे हम लोग नहीं आते हैं। डिफाइन इनकम क्लासिक दिया हुआ था। What will the shape of demand curve if price elasticity demand is infinity, जब भी इन्फिनिटी होता है तो हॉरिजॉन्टली होता है जो कर्व होता है, तो ये याद रखेगा। गिव टू एग्जांपल ऑफ फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट, आप जानते होंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। डिफाइन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, ये भी ठीक है क्वेश्चन, ये भी ठीक है क्वेश्चन। हेड काउंट रेशियो, ये भी ठीक है, आपका गरीबी मापा जाता है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन WTO एंड GATT, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था। मतलब ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर साल आता है और इस साल भी आया है। अब आते हैं आपका जो एक नया क्वेश्चन LEQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ था, वो कौन सा था आपका, लेसन नंबर 3 का जो पहले नहीं आता था, वो 3 से आपका देखिए मैंने 3 क्वेश्चन दिया था 3 में से, जिसमें से आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो आंसर वही है। मेंशन अ फ्यू फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक वर्ड है आपका प्राइस, से आपको थोड़ा मतलब लग रहा होगा, लेकिन मैंने जो आंसर दिया था वो देखिए, आंसर मैंने दिया था ये वाला। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सुटेबल एग्जांपल, तो फैक्टर क्या क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो ये आपको 5 पॉइंट था। नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम लेवल, प्राइस लेवल, हैबिट्स एंड कंक्लूजन। 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट काफी था, और इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो ये वाले आंसर था, तो ऑब्वियसली आपने यही लिखा होगा, अगर ये लिखा है तो नंबर बढ़िया ही आएगा। चलिए अब आते हैं इसमें, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मल आपका लेसन नंबर 4 से आना ही था, वो आया भी है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी आया है, तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दिया भी गया था, तो आया है। सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज क्या क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन था आपका, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एक साथ दिया हुआ था। तो इंटरनल इकोनॉमीज आया है, तो उसको आप 5 पॉइंट में लिखे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी लेसन नंबर 10 से आ जाते हैं हम लोग। 10 में आपको 2 क्वेश्चन आना था, तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरा हो गया शॉर्ट रन इकोनॉमी में, दोनों ही क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एक जो है मेरे एक स्टूडेंट ने बताया भी था, और मतलब बोला था कि सर इसका भी आंसर दे दीजिए, मैंने इसी क्वेश्चन को छोड़ दिया था कि चलो इतना तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको हार्ड टाइप का, ठीक है। ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियसली क्वेश्चन शायद 16 या 17 में पूछा गया था, तो उसके बाद फिर नहीं पूछा, मैंने सोचा छोड़ देते हैं, तो वही 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो टफ होना ही है, लेकिन आप भी इसको जिस तरह से कॉन्सेप्ट को समझेगा तो बना के जरूर लिखे होगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर में तो पूरा ही कॉमन है आपका। वन मेथड, कोई भी एक मेथड है, हमने 3 मेथड सीखा था, कौन सा वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। कोई भी मेथड आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक मेथड लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, तो वो भी आपने क्या होगा। और बैंक क्रेडिट, ये वाला क्वेश्चन है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर चैप्टर से आया है आपका। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जो हर साल आता था वो आया ही है, तो ये वाला ही आपने अटेंड किया होगा। डिस्कस द मेजर पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, इंडिया में जो गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम अपनाए गए हैं, जैसे मनरेगा हो गया या फिर जनधन योजना हो गया, या और भी चीजें थी जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था, वो वाला ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें 5 नंबर आना बहुत आसान है क्योंकि उसमें 5 पॉइंट आराम से दिया गया था। तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कोई भी हार्डनेस नहीं है, जैसा क्वेश्चन आना चाहिए था वैसे ही आया है। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे। एमसीक्यू का यानी कि पहले हिंदी मीडियम वाले भी देख लें कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कैसे आया है। देखिए, अगर पूरा अच्छा से देखना है तो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिंदी मीडियम का ही, फिर से ये रहा, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हिंदी में, देख लिए। उसके बाद लास्ट आपका ये पेज नंबर 11 हो गया। अब आते हैं हम लोग कि पार्ट बी पे क्वेश्चन का कैसे आता है। तो पार्ट बी में आपका जो 22 में दे चुके हैं वो तो उनको पता है, लेकिन 23-24 में बाद में जो एग्जाम देने वाले उनको बता दे कि पार्ट बी जो क्वेश्चन आता है वो आपको जमा करना पड़ता है जो आपने आंसर कॉपी लिखा है। इसलिए यहाँ पर आपका एक मतलब होल रहता है जिसमें आप वो सूता से बांध सके। इसमें आपको नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना रोल और ये नंबर लिखना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और नीचे में आपका साइन वगैरह होता है जो इन्विजिलेटर करते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम का पेपर जो देखिए, और जो यहाँ एग्जामिनी जो
करेंगे, वो जो चेक करेंगे उनके लिए हो गया। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं एमसीक्यू और एक होते हैं एसएक्यू। एमसीक्यू में जितना मार्क्स आपका आया है वो यहाँ पर लिखाता है और एमसीक्यू के लिए यहाँ लिखाता है टोटल आपका जितना है। टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम होता है यहाँ पे। तो चलिए जो नेक्स्ट आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन अगर आप बाद वाले साल के लिए है तो आप जरूर इसको पढ़िए, कि वहां पढ़ने का समय उतना नहीं मिलता है। तो जो जो इसमें बोला गया है कि हाँ ये करना जरूरी है उसको पढ़ लीजिएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। और इस यही बात को हम लोग पहले आगे जाके करने वाले हैं। चलिए आते हैं अपने सवाल पे। 10 मिनट हो चुका है और अभी हम लोग पहुंचे हैं एमसीक्यू पे। चलिए पहला एमसीक्यू जो है वो हम लोग बात करेंगे। फॉर अ गिवन गुड्स 3 मीडियम में रहता है आपका, और मैंने एक एप्लीकेशन जो बनाया उसमें भी 3 मीडियम दिया हुआ है, तो यहाँ भी वैसे ही है। फॉर अ गिवन गुड द शेप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कैसा होता है, तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं डिमांड कर्व कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। लेकिन अगर आपका गिवन गुड्स है, गिवन गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें प्राइस घटने पर उसकी डिमांड भी घट जाती है, तो वो क्या है, वो आपका अपवर्ड राइजिंग होगा। यानी गिवन गुड्स के लिए ये वाला है, तो आंसर क्या होगा आपका अपवर्ड राइजिंग। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ जो डब्बा दिया हुआ ना आपको इस पे करना है, यानी ये इस टाइप से आपको नहीं बनाना है वहां पे, या कोई दागे नहीं करना है, आपको आंसर जस्ट लिख देना है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा है आपका अपवर्ड राइजिंग, यानी कि ए, यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। डब्बा जो दिया रहेगा उस पर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। If the rate of change in quantity demand is greater than the rate of change of price, then the absolute value of price elasticity of demand क्या होगा। एकदम सिंपल बताते हैं आपको, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, ये ऊपर और नीचे हमको लिखना है। ऊपर हमेशा होता है क्वांटिटी, नीचे होता है फैक्टर ऑफ, जो फैक्टर उसमें काम करता है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर फैक्टर कौन सा है, प्राइस है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्राइस, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर, तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर ग्रेटर है, यानी मान लीजिए यहाँ पर 2 है और नीचे में यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्राइस आपका 1 है और नीचे आप ऊपर 2 है, ग्रेटर मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा होगा। तो ये जब बड़ा है इसका मतलब मोर देन 1 ही हुआ कि नहीं। देखिए इसको हम करेंगे, अगर हम इसको 3/2 लिखते हैं तभी तो मोर देन 1 हो गया। अगर 4/3 लिखते हैं या फिर 7/2 लिखते हैं तो मोर देन 1 हुआ कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला जब भी बड़ा होता है तो मोर देन 1, एक से ज्यादा ही होता है वो। तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो ऐसे आंसर नहीं लिखना है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, और वहां डब्बा दिया गया होगा उस पे हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक से अधिक, यानी कि ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट भी होता है। तो क्या आंसर होगा, डी, यानी कि यू शेप। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और में भी चलिए कर लेते हैं हम लोग, और का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इंग्लिश में करेंगे हम लोग। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये तो शायद 2015 या 16 में आया था, ये कब का आया था ये पता नहीं, लेकिन चलिए इसका क्या होगा आंसर। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, नेवर स्लोप्स डाउन, ये तो एक ही आंसर इसका। इनिशियली स्लोप्स डाउन, पहले थोड़ा सा नीचे आता है फिर ये ऊपर जाता है, इस तरह का होता है ये थोड़ा नीचे आता है फिर ये ऊपर, ये टिक के आकार का होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका आंसर, ये इनिशियली स्लोप्स डाउन एंड देन स्लोप्स अप, यानी कि बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर, 1 एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि वो चेंज हमेशा बदलता नहीं है, वो एक बार लग गया तो लग गया। तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, जो आप मजदूरी दोगे वो तो बदलता रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल कॉस्ट वो भी बदलता रहेगा। आपका पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस ये बदलता नहीं है। आपने इंश्योरेंस एक मतलब मान लीजिए इंश्योरेंस का जो पैसा है, मान लीजिए साल का आपको 10,000 देना है तो 10,000 हमेशा ही देते रहना है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। तो आंसर क्या होगा, सी। तो ये वाला आंसर है, लगा देते हैं यहाँ पे। वहां पीछे में आंसर का डब्बा दिया होगा तो उसमें हम लोग कर लेंगे। ये आंसर होगा सी, सी ही होगा, ठीक है। 5 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर और नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनी फर्म। तो पहला कंडीशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं 2 कंडीशन होता है। एक होता है एमआर इक्वल टू एमसी, हम लोगों ने पढ़ा है इसको, एमआर इक्वल टू एमसी। बस इसको क्या किया है वो मतलब वैसा ना लिख के और वो पूरा नाम लिख दिया है। जहां देखिए मार्जिनल रेवेन्यू लिखा हुआ है किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट का। तो आंसर क्या होगा, सी। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करना है आपको, डब्बा में ही आंसर लिखना है। तो आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, द सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर्व कैसा होगा, ठीक कैसा होगा, प्राइस बढ़ने के साथ साथ इसका
मतलब जो प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी भी इसको बढ़ाते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, अपवर्ड राइजिंग होगा। तो ये सी नंबर आंसर होगा, तो अपवर्ड राइजिंग यहाँ पे लिखेंगे। इसी का और में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जब भी इन इलास्टिक हो, दो चीज याद रखिएगा, इन इलास्टिक होगा तो वर्टिकल होगा, और अगर इन्फिनिटी हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो जब भी इन इलास्टिक वाली बात आ जाए तो आप वर्टिकल ही करेंगे, तो क्या हो गया, ये वर्टिकल का आंसर हो गया ये बी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। इस बार लेकिन अच्छा ही क्वेश्चन आया था, कुछ वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे, थोड़ा रिलेटेड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी आइडेंटिफाई एज दैट ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कौन सा इसमें से सही आंसर है, तो ईच सेलर सेल्स अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। बाकी सब तो नहीं होगा, सिंगल बायर नहीं होगा कि बहुत सारे बायर होते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर, डी। पूरा हम नहीं करेंगे, आप फिर बोलोगे सर बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हाँ सेकंड ऑर्डर, तो पहला ऑर्डर हम लोगों ने वहां पूछ लिया था एम आर इक्वल टू एमसी, और दूसरा ऑर्डर होता है एमसी कर्व जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो एमसी कर्व जैसे देखिए हम लोग एक ग्राफ भी बनाए थे ना, तो ग्राफ में क्या किए थे, ये आपका एम आर हो गया और ये आपका एम सी कर्व। तो एक जो है दो जगह कट रहा है, यहाँ पर ए में भी कट रहा है और बी में भी कट रहा है। तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो एमसी कर्व यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, अपवर्ड राइजिंग, आंसर क्या होगा, बी। तो बी वाला में ही हम लोग डब्बा में लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको डब्बे में लिखेंगे, हो गया। नंबर 8 पे आते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले नहीं पूछा गया था, फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो इसका आंसर भी है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, वैसे ये मनरेगा से रिलेटेड है लेकिन मनरेगा वाला नहीं है, मनरेगा वाला 2005-6 में हुआ था शायद। तो ये वाला 1980 में, इसको हम आंसर करेंगे 1980, यानी के कोई में भी कर दीजिए, यहाँ पर बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टी। ये 2016 का क्वेश्चन में आया है आपका, तो ये कौन सा है, महालनोबिस। तो डी नंबर, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे आप खुद ही जानते हैं। अब आते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बार बार यही पूछता ही रहता है। ठीक है, तो इस बार भी क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन इजी आया है, तो ये हो गया बी नंबर आपका, 1956 में इसका हुआ था। उसके बाद आते हैं ये वाला आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो 1995, तो हो गया आंसर डी, यानी कि 10 में 10 आना कंफर्म है आप लोग का। नेक्स्ट आते हैं, अभी थोड़ा जो आप लोग को टफ लगेगा उस पे आते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज कॉस्ट अगर मिनिमम हो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एक आपका बनाने से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट क्या होता है, आपका यू आकार का होता है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है आपका टिक के आकार का। तो हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा ना मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए ही ऊपर उठता है। इसका मतलब ये जो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट है, इसमें ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इक्वल्स यहाँ लिखा होगा कहाँ पे, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम रहने पे, यानी क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपको बनाना नहीं था, वहां पे ट्रू फॉल्स लिखना है। अच्छा, इसी का और का है क्वेश्चन क्या, इसके नीचे कोई क्वेश्चन, इसके नीचे कोई क्वेश्चन था क्या, नहीं था, इसी का और करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले दूसरा देख रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस। तो ये तो बड़ा आसान है। देखिए एक्चुअली हम लोग जो एक्स एक्सिस नीचे होता है, वाई एक्सिस ऊपर होता है, ओरिजिन हो गया। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा पैरेलल होता है, मतलब एक तरफ से जा रहा है तो जा ही रहा है, ये होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो किसके पैरेलल हुआ, एक्स एक्सिस के, तो ये हो गया सही, पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ। इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू इज, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जितना मतलब बहुत डिस्कशन है, उसके बाद में इसका आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, तो वैसे 1 मार्क्स के लिए ऐसा देना नहीं चाहिए था, और पिछला एक बार भी ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आया है। इसमें होता क्या है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी प्राइस इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू जब होता है, तब बहुत सारा डिस्कशन होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू पे, क्योंकि वो प्लस में भी मतलब पॉजिटिव में भी रहता है, नेगेटिव में भी रहता है। लेकिन इसका अगर आप लोगों ने आंसर जो भी दिया होगा ना, शायद आंसर आपको राइट ही कर दे वहां पे। और चूंकि यहाँ पे किसी ने 1 भी लिखा होगा, क्योंकि यूनिटी वाला होता है पॉजिटिव, इसका आंसर मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव अगर हम लोग लिख देते हैं तब भी
मतलब बराबर पे आ जाता है, ठीक है। तो वो होगा, मैं इस पे आंसर तो नहीं दूंगा लेकिन बोलूंगा कि है इसमें नंबर आप लोग को जरूर आए, ठीक। नेक्स्ट, ये भी वही उसी टॉपिक से है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस, जिसमें मार्जिन रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन है। इसमें भी मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। तो आप समझ जाओ जो आंसर दिए हो वही सही है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका आंसर बताइए, अगर कमेंट में हुआ तो बाद में हम जरूर बताएंगे, फिलहाल हमको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए याद रखिएगा, एवरेज कॉस्ट और प्राइस जब इक्वल होता है, प्राइस और इक्वल, तो एवरेज कॉस्ट मान लीजिए 500 रुपया है और प्राइस भी आपका 500 रुपया है, तो वो तो नॉर्मल बराबर हो गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा नहीं, यानी ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन को समझिए, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, आपका वेजेस देने से, यानी कि लेबर का खर्चा ज्यादा बढ़ गया, तो फर्म्स कब सप्लाई, जब भी खर्चा बढ़ेगा तो सप्लाई हम घटा देते हैं। तो सब सप्लाई घटाते हैं तो किस तरफ चला जाता है, वो जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड चला जाता है। तो आंसर क्या होगा, लेफ्ट, यानी बाईं ओर खिसकेगा। दाहिने तरफ मतलब हो गया कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, अभी यहाँ पे प्रोडक्शन कम है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ आगे बढ़ाते हैं, 5 नंबर, इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ प्राइस बराबर बराबर होगा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा इसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1 भी लिख सकते हैं, यूनिटरी भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिकल 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए कोई भी लिख दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ही आया था आप लोग का, वैसा कुछ हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट फर्म सेल प्रोडक्ट एट डिफरेंशिएटेड प्राइस। अच्छा, परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट का सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है कि वो होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचती है, और दूसरा कि आइडेंटिकल प्राइस होता है, प्राइस सबका सेम रहता है, तो ये डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। तो ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 6 नंबर हो गया, 6 के बाद अब 4 बचे हुए हैं, कर लेते हैं 7 नंबर, देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया। ये किसी ने कहा था, किसी के अनुसार था यहाँ पे, लेकिन सही कहा था, तो ये होगा ट्रू, ट्रू हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और इसके अथवा हमें सीजनल, इसका सीजनल एम्प्लॉयमेंट बड़ा आसान है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड ओनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैंने ये करवाया भी था आपको प्रीवियसली, उस क्वेश्चन में आया था एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अच्छा, ये जो वर्ड है ना ओनली इन, यही पर दिमाग खराब करता है। देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पर क्या उसी में होता है, दूसरे में नहीं होता है, होता है दूसरे में भी, कंस्ट्रक्शन में भी होता है। जैसे बारिश हो गया तो कंस्ट्रक्शन करने वाले लेबर का भी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होता है, दूसरे चीज में भी होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द जवाहर रोजगार योजना इन द ईयर, कौन से साल में हुआ था जवाहर योजना, तो 1989 में हुआ था। ये भी पहली बार ही क्वेश्चन पूछा है ऐसा, थोड़ा तो अलग करके आएगा क्वेश्चन। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डिस्गाइज में या तो एमसीक्यू वगैरह में हुआ होगा या इसमें। देखिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है, छिपित बेरोजगारी जिसको कहते हैं, तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या होता है, जीरो, यानी कि शून्य। यह क्या होता है, कुछ कमाई नहीं रहा वहां पे, तो क्या होगा वो जीरो, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जीरो। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे आते हैं, इस बार ट्रू फॉल्स वाला बड़ा बहुत क्वेश्चन आया है, नहीं इसमें 9 नंबर यहाँ है, तो यहाँ हाँ ये भी ट्रू फॉल्स वाला ही है, तो क्योंकि ट्रू फॉल्स वाला अच्छा है ना, दूर से भी बोल सकते हैं। WTO एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट, WTO कब आया था, 1995 में आया था, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट इसमें आपका देखिए एमसीक्यू वाला से रिलेटेड है ना, वहां पूछा था ना कब हुआ, द नारासिम्हम कमेटी गेव अ रिकमेंडेशन ऑन द टैक्स सिस्टम ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। देखिए नारासिम्हम कमेटी जो हुआ था वो बैंकिंग के लिए किया गया था, तो बैंकिंग के लिए वो टैक्स सिस्टम का जरूर कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स करने के लिए बोला ही होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन रूपी वाज फुल्ली मेड कन्वर्टिबल इन द करंट अकाउंट इन द ईयर, कौन से साल में इंडियन रूपी को किसी भी अकाउंट में, मतलब फॉरेन करेंसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से साल से शुरू हुआ, तो ये हुआ 1994 से,
तो इस तरीके से आपका एग्जाम खत्म, टोटल एग्जाम आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बढ़िया गया होगा। और अभी से बता दूं मैं कि ये आपका 2022 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग का साल भर का 2021 के लिए मतलब 22 के लिए तैयारी करे थे वो खत्म हुआ। अब 23 की हम तैयारी करेंगे। 2023 का जो एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट होगा। और मैंने एप्लीकेशन जो बनाया है उसमें मैं ऑनलाइन क्लास वगैरह कराता हूँ और लाइव क्लास वगैरह सब कुछ होता है। उसमें 1 मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2023 का बैच। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।